हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप कैसे हो? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन फिर बहुत दिनों बाद से में इतिहास से जुड़ रहे हैं। इतिहास का जो अपन महाजनपद काल अपन ने पढ़ा, जिसमें 16 महाजनपद जो थे, इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन चलेंगे मगध पे। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मगध का जो उत्कर्ष है उसके सारा आलोचनात्मक विवरण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दशाओं पे विश्लेषण और चर्चापन करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट में सारा जो है क्लियर हो जाएगा। मगध जो है एक बहुत ही शानदार डायनेस्टी जो है, किस प्रकार से इसका आश्चर्यजनक रूप से इसका विकास हुआ, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो महाजनपद जो 16 महाजनपद थे, आपको बता रखा था। थोड़ा सा ट्रिकी याद दिलवा देता हूँ। 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1। तो 4 जो है 2 अक्षरों वाले थे। कुरु, कुरु इधर आएगा इसमें, काशी, वत्स और अंग। इसमें 3 जो है दोहरी राजधानी वाले कौशल। कौशल के बाद में जो है पांचाल और अवंती जो एमपी का भाग है। फिर 2 जो इसके अपने राजस्थान के पड़ोसी है, कुरु और सूरसेन। फिर 2 जो भारत से बाहर थे, गांधार और कंबोज। फिर 2 जो गणतंत्र थे, मल और ये वजी। फिर एक कौन सा जो राजस्थान के अंदर है, जिसका क्या नाम है, मत्स्य। फिर एक सबसे अच्छा जो है, जिसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, मगध। तो मगध का उत्कर्ष अचानक नहीं हुआ। इसके उत्कर्ष में बहुत ही संघर्ष हुआ। बहुत ही रोचक बातें आपको बताई जाएगी। तो साथियों, चलते अपन मगध साम्राज्य की ओर। तो मगध साम्राज्य की ओर चल रहे हैं। तो चलते चलते थोड़ा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला बटन। और अगर आप इसको कंटिन्यू देख रहे हो तो देखते रहिए और अपने साथियों को शेयर करते रहिए, लाइक करिए। और कुछ सुधार है तो करना है तो उसको कमेंट भी जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों अपन। मगध का उत्कर्ष, जैसे 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में अपने को मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धार्मिक ग्रंथ है। तो दोनों में 16 महाजनपदों के वर्णन मिलते हैं। थोड़े से नाम कई सेम भी है और कई अलग अलग भी है, वो आपने पढ़ लिया है। तो 16 जनपद जो महाजनपद है वो बुद्ध काल से पहले थे। और फिर अपन बौद्ध काल में आते हैं तो 4 ही जनपद रहते हैं। और जब बौद्ध काल भी, भगवान बुद्ध का भी काल खत्म हो जाता है, तो केवल और केवल एक डायनेस्टी, एक राजवंश, एक महाजनपद, कुछ भी कह लो, वो बचता है और वो है मगध। तो मगध का इतना उत्कर्ष कैसे हुआ, इसमें 3-4 बातें जो है गौर करने लायक है। सबसे पहले अपन इनका जो है राजवंश पढ़ लेते हुए, कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पे जो शासन किया था। आपको ऊपरा ऊपरी अपन देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं तो ये हर्यक वंश से शुरू होता है। हर्यक, फिर शिशुनाग और फिर नंद वंश। लेकिन अपन इनको थोड़ी सी गहराई में देखते हैं तो हर्यक वंश से पहले भी 1-2 राजवंश थे, जिसका नाम है बृहद्रथ।
दृत। तो जो वृहदर्थ था ये मगध का राजा था। फिर इसने कौन से वंश की स्थापना करी? वृहदर्थ वंश की स्थापना करी। फिर जब वृहदर्थ है उसके बाद आता है इसका बेटा जरासंध। आपने अगर महाभारत को थोड़ा सा भी गौर से देखा है, थोड़ी सी भी जानकारी है, तो उसमें एक जरासंध और भीम के बीच में युद्ध होता है। तो वो ये जो जरासंध है महाकाव्य काल में भी इसका वर्णन है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। जो इतिहास में सबसे अच्छा जो वर्णन मिलता है वो आगे अपन पढ़ेंगे, हर्यक वंश से शुरू होता है। तो ये एक जरासंध और भीम के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको मल्ल युद्ध भी कहते हैं, मल्ल युद्ध। तो इसके बारे में भी है। तो ये जरासंध के बारे में अगर कुछ पूछ ले, वृहदर्थ वंश का सबसे प्रतापी शासक है ये जरासंध ही हुआ था। तो जरासंध के बाद में जो है दो राजा और हुए, जिनमें जो है दूसरा आता है सहदेव, और सहदेव के बाद में आता है अपने रिपुंजय। अब क्या होता है, रिपुंजय है, रिपुंजय को मार देता है, हरा देता है बिंबिसार, और ये बिंबिसार मगध का राजा बन बैठता है। मगध का राजा कौन बन जाता है? मगध का राजा बन जाता है बिंबिसार, जिसके राजयोग लिखा हुआ है वही राज कर पाता है। तो इतिहास में जो वर्णन मिलता है अपने को वो बिंबिसार से ही शुरू होता है, और बिंबिसार का वंश जो था वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। तो अपन आज हर्यक वंश से शुरू करेंगे। ये जरा ये वृहदर्थ वंश है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास में जो ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारी, जैसे अपन ने महाकाव्य काल में पढ़ा है, महाभारत में इसका वर्णन है, और भी कई जगह है, तो ये पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन वृहदर्थ के बाद में हर्यक वंश। तो जो हर्यक वंश है और शिशुनाग वंश है, इसमें भी बहुत जगह कंट्रोवर्सी है। हर्यक वंश क्या है और शिशुनाग वंश? पहले कोई तो कहता कि पहले शिशुनाग वंश आया था, कोई कहता हर्यक वंश आया था। बौद्ध ग्रंथों में और पुराणों में इसकी बहुत सारी चर्चाएं मिलती है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है या जिसको अपन विश्वसनीय कह सकते हैं वो है अपने बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अपन मान सकते हैं कि हर्यक वंश से पहले आया था। कारण क्या है कि जैसे ये कहा गया कि कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी। तो कालाशोक जो है शिशुनाग का बेटा था। तो पहले कौन आएगा? पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। तो पहले अजातशत्रु के काल में हुई। तो अजातशत्रु है बिंबिसार का बेटा है। बिंदुसार आएगा आगे मौर्य काल में, अशोक का बाप। तो बिंबिसार जो है उसका बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई। तो कौन प्रथम रहा, कौन पहले आया? पहले आया हर्यक वंश। ठीक है, तो अपन पहले हर्यक वंश को पढ़ते हैं। ये कंट्रोवर्सी अपनी खत्म हुई। हर्यक वंश, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है, और इसने क्या किया, इसने अवंती को जीतने की कोशिश करी। किसको? अवंती को। अवंती कहाँ है?
अवंती एमपी में है, जिसकी 2 राजधानियां मैंने बताई थी। एक तो उत्तरी अवंती है, उसकी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मति थी। तो जो अवंती है, अवंती के राजा हुआ करते थे उस समय चंड प्रद्योत, कहीं चंद्र प्रद्योत भी कहते हैं, चंड प्रद्योत भी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, चंद्र प्रद्योत लिख लो, चंद प्रद्योत या चंड प्रद्योत जो भी है। तो ये राजा हुआ करते थे। इनके एक बहुत ही बड़ी लाइलाज बीमारी थी, जिसको उस समय जो है पीलिया रोग था। तो ये पीलिया होने के कारण इनका बहुत ही राजाओं ने इलाज कर लिया, लेकिन नहीं हुआ, और सब ने कह दिया कि भाई महाराज जी, जितने भी अवंती उज्जैन के जितने भी वैद्य थे, डॉक्टर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा आपका तो टिकट कन्फर्म है, अब आप नहीं बच सकते हैं। तो सूचना मिली बिंबिसार को। तो बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक है उसको चंद्र प्रद्योत की सेवा शुश्रा के लो या अपने इलाज के लिए भेजा। इन्होंने इलाज के लिए जीवक को भेजा। जीवक ने 2-3 महीने में चुटकी में चट चट फट इलाज कर दिया। तो चंड प्रद्योत है खुश हुआ कि मैं तो वैसे ही मरने वाला था, अब मरा नहीं, तो ठीक है, महाराजा बिंबिसार के शरणों में नमन करता हूँ, और ये चला गया बिंबिसार के शरण में। अब ये बिंबिसार के शरण में चला गया, तो जो ये अपना गुजरात, ये क्या कहते हैं इसको, ये मान लो बिहार, अभी का बिहार उस समय का मगध था, ये मगध बढ़ के इधर अवंती तक फैल गया इसका। अब क्या हुआ, इधर दो जो है, इसने सोचा इसको तो जीत लिया, लेकिन इसको शादियां करने का शौक बहुत था, मतलब कि कैसे ही रिश्ते करके मैं इनको अपने कब्जे में ले लूं। तो इसने कौशल नरेश की पत्नी महाकोसला से शादी करी। महाकोसला से शादी करी, तो कौशल से जितने भी युद्ध होने थे वो टर गए। फिर इसने क्या किया, लिच्छवियों की लिच्छवियों के महाराज थे उसमें चेटक, और इसने चेटक की पुत्री से भी शादी कर ली। जिसका नाम था चेलना। अब क्या किया, तीसरी तरफ मध्य देश, जिसको अभी पंजाब कह सकते हैं अपन, कुरु के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ की कन्या सेमा से भी शादी कर ली। तो इस 3 तरफ जो है इसने विवाह संबंध करके अपनी स्थिति मजबूत करी। तो इसका विस्तार, हर्यक वंश का विस्तार काफ़ी हो चुका था। अब आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु आता है, और वो कैसे आता है, अजातशत्रु भी ऐसा ही था बिंबिसार की तरह, वो भी बड़ा अयासी प्रवृत्ति का आदमी था। तो वास्तविक तो नहीं है, लेकिन अपन इसको याद करने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि इसको भी शादियों का शौक था, लेकिन किसी राजकन्या ने कहा कि क्या शादी करे यार तेरे से, तू राजा तो बन ही नहीं रहा, तेरा बाप राजा बना हुआ बैठा है कई सालों से, बुढ़ा हो गया फिर भी,
तो ऐसा कुछ भी मान के इसको ठेस लगी और इसने अपने पिता बिंबिसार को जो है मार दिया। तो ये अजातशत्रु जो है पितरहंता कहलाया। क्या कहलाया? पितरहंता कहलाया। और इसके साथ में इसका नाम जो था वो कुणिक था। अब होता क्या, अजातशत्रु जब राजा बन गया तो इसकी तरह ही बिंबिसार की तरह ये भी अपने राज्य को फैलाना चाह रहा था। तो फैलाना चाह रहा था तो किससे युद्ध करना पड़ा इसको कौशल से भी युद्ध करना पड़ा। कौशल से युद्ध क्यों करना पड़ा कि जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो महाकौशला है इसकी भी मृत्यु हो गई और इसने जो कौशल नरेश ने काशी है वो देश में दे रखी थी तो वो भी वापस छीनने की स्थिति आ गई। तो कौशल नरेश से भी इसकी लड़ाई हुई। इधर क्या होता है, लिच्छवी की जो बेटी थी चेलना, चेटक की पुत्री, इस चेलना के दो पुत्र हुए, हल और बेहल। हल और बेहल दो पुत्र हुए। इनको बिंबिसार ने एक अच्छा सा हाथी दिया, बहुत सारे सोने के आभूषण गहने दिए। तो जब अजातशत्रु राजा बन गया तो इनसे कहा लाओ लाओ भाई मैं राजा हूँ, ये हाथी और ये मेरे को दे दो। तो इन्होंने मना कर दिया और मना करके ये जो है गुस्से में चले गए चेटक के पास, अपने नाना के पास। तो जब ये नाना के पास चले गए, चेटक के पास चले गए तो इन दोनों में युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ तो एक बार तो ये जीत गए, लेकिन दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो अजातशत्रु जीत गया। तो फिर उन्होंने वापस जो है अजातशत्रु की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से बिंबिसार और अजातशत्रु ने दोनों ने जो है अपनी सीमा को बहुत बढ़ाया और बहुत ही विस्तार किया। इसके बाद आता है अजातशत्रु का बेटा उदयन। अभी देखो इनकी राजधानी जो है राजगृह है। हर एक उसके राजा बिंबिसार ने राजगृह को बनाया और अजातशत्रु ने उसको किलाबंदी किया। फिर उदयन जब आया तो इसने देखा कि यार ये राजधानी थोड़ी अच्छी है, 4-5 पहाड़ियों से चारों ओर से घिरी हुई है, लेकिन इतनी उपयोगी नहीं है। तो उदयन ने क्या किया, उदयन ने एक नगर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र जो है सोन, गंडक और गंगा नदियों से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र जो है गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरा हुआ है। तो इसको पार करना बहुत मुश्किल था। कोई दूर से आएगा, जंगल होते हैं तो जंगलों में से आता है तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ से नदी से आएगा तो किससे आएगा, नाव से आएगा। नाव से आएगा तो दिख जाएगा तो इस पे जो किले पे बैठे हुए हैं वो उस पे कुछ भी आक्रमण कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो एक इसमें देखो अजातशत्रु जो है इसने जब वैशाली पर आक्रमण किया, वैशाली कौन सी, लिच्छियों वाली वैशाली, तो वैशाली जो है ये बहुत ही सुदृढ़ था उस समय और जो बहुत सारे गणतंत्र रूप से ये अच्छा था। तो इन्होंने
अजात शत्रु ने कहते ऐसा कि भगवान बुद्ध से सलाह करी कि भाई क्या करें। तो अजात शत्रु को भगवान बुद्ध ने बताया कि जो ये इनमें जब तक आप लिच्छवी में फूट नहीं डालोगे तब तक आप इसको जीत नहीं सकते हो। तो उन्होंने एक वसस्कर नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया अजातशत्रु ने, और इसने बड़ी शालीनता से लिच्छवियों को, वजियों को आराम से उनको क्या कर दिया, उनमें फूट डाल दी गई। और फूट डालने से ये जो है अजातशत्रु ने इस पे आक्रमण किया। तो आक्रमण करते समय कि भी कौन से शस्त्र का प्रयोग करना अच्छा रहता है, तो दो नए शस्त्रों का प्रयोग किया। एक तो शिला कंठक और एक रत्मुसल। ये रत्मुसल तो जो थे एक टैंक की तरह था, और शिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला प्रेक्षपात्र था। प्रेक्षपात्र था। तो ये दो नए शस्त्रों का अजातशत्रु ने प्रयोग किया लिच्छवियों के विरुद्ध, वैशाली के विरुद्ध। अब उदयन ने जब इसको पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया, आराम से इसने शासन किया, तो इसकी नई उपलब्धि ये है कि पाटलिपुत्र को अपने राजधानी बनाया। और आगे क्या किया, ये इसके जो उत्तराधिकारी आए उनमें एक था नागदशक। 3 बेटे बताए जाते हैं, इसके 3 उत्तराधिकारी बताए जाते हैं। उनमें सबसे प्रमुख नागदशक था, और नागदशक ने सेनापति बनाया किसको, शिशुनाग को। किसको बनाया, शिशुनाग को। तो शिशुनाग ने क्या किया, उदयन मस्त मौला आदमी, ये नागदशक मस्त मौला आदमी था, कोई ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं दे रहा था, आराम से मस्ती से खा लो पी लो सो रहा जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, मज़े करो, ये इसका काम था। तो फिर क्या किया, नागदशक ने सेनापति बना दिया शिशुनाग को। तो शिशुनाग बहुत ही प्रखर आदमी था, तो उसने सोचा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये जो राजा है अच्छा नहीं है, ये सुस्त प्रवृत्ति का है। तो उसने मगध पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया। तो जब नागदशक पर आक्रमण के शिशुनाग ने मगध पर आक्रमण कर दिया, मगध को अपने कब्जे में ले लिया, तो किस वंश की स्थापना हुई, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो है पहला राजा था, उसने अच्छा कार्य किया। इसके बाद में जो है कालाशोक, जिसका दूसरा नाम काकवर्ण भी है, शिशुनाग ने अवंती पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर ली थी। अवंती को किसने जीत लिया था, शिशुनाग ने। कालाशोक जो है काकवर्ण, जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, काकवर्ण के समय हुई थी।
पाटलिपुत्र में। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कालाशोक के बाद में जो है एक ऐसा कहा जाता है कि एक नापित यानी नाई था, उस नाई को जो है रानी से प्रेम हो गया। तो प्रेम होने से रानी ने इनको मार के क्या किया, नाई को, नापित दास भी कहते, राजा बना दिया। तो फिर वंश आता है कौन सा, आगे वंश आता है नंद वंश, नंदे वंश। और नंद वंश में जो पहला राजा वही नापित दास महापद्म नंद। कौन आता है, महापद्म नंद। इसके बारे में कोई तो कहते हैं ये शूद्र जाति से था, कोई कहते हैं अभी अपन ने जैसे पढ़ा नापित था। तो ये बहुत ही चतुर था। इसने नंदवंश ने पूरे लगभग भारत पर आक्रमण कर लिया। महापद्म नंद के बाद में इसके कहते हैं कि 9 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटा पुत्र जो था उसको धन का बहुत ही लालच था, धन बहुत ही प्यारा था उसको, तो उसका नाम रखा धनानंद, धनानंद। अब धनानंद जी ने बहुत धन एकत्रित किया, सभी प्रकार की वस्तुओं पर इसने क्या किया, कर लगा दिया, टैक्स लगा दिए। और ऐसा कहा जाता है कि इसने इतना धन इकट्ठा किया और उस धन को इकट्ठा करके नदी जो है गंगा नदी, उसकी गुफाओं में रख दिया। तो ये बहुत ही धनी आदमी थे और इस धनानंद जो है पूरे भारत पे आक्रमण कर लिया। लेकिन कुछ भी मान लो, समय का तकाजा मान लो या इनकी विफलताएं मान लो, इसका अहम मान लो, तो जब चाणक्य इनके दरबार में गया तो चाणक्य का धनानंद ने क्या किया, अपमान किया। तो वही चाणक्य फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना साथ देके राजा बना देता है और नंद वंश की समाप्ति कर देता है। तो इस प्रकार से ये तो था राजनीतिक विस्तार। अब अपन इसमें आर्थिक या व्यापारिक विस्तार देखें तो क्या होता है भाई, इसके 2 कारण, मेन तो 2 ही कारण थे। एक तो राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण में तो ये आ गया कि ये जो राजा थे वो महान थे, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ही सक्षम भी थे, इसलिए इन्होंने विस्तार किया। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी चीज़ को महत्वाकांक्षा है, उसका विस्तार करना है तो धन भी जरूरी है, उसकी सामरिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो सामरिक स्थिति भी अच्छी थी। पहले जो राजगीर थी राजधानी, वो राजधानी जो है अच्छी तरीके से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो उस पर कोई दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता था। दूसरा कारण, जो बाद में राजधानी उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया, वो भी नदियों से घिरी हुई थी, बहुत शानदार जगह थी, इसलिए वहाँ भी बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं कर पाते थे। तो ये तो स्थितियाँ हो गई सामरिक राजनीतिक। अब आर्थिक भी है, वो क्या है वो देखते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में आर्थिक कारण भी बहुत रहे। जैसे वहाँ पे इधर देख लो, अवंती तक आ गए, तो अवंती के आगे गुजरात भड़ोस तक के जो व्यापार होता था उसमें कोई बाधा नहीं थी।
उधर गंगा नदी से उत्तर में भी कौशल वैशाली को हराने से, कौशल की राजधानी जो वैशाली है उसको भी हरा दिया, लिच्छवियों को हरा दिया। तो उधर उत्तर में पूर्व भारत में भी उनका अच्छा क्षेत्र मिल गया। तो अवंती को जीतने से क्या हुआ, अवंती पर अधिकार करने के कारण पश्चिमी भारत में इनकी स्थिति मजबूत हो गई। पश्चिम भारत में स्थिति मजबूत हो गई। गुजरात में भड़ोस जो बंदरगाह था वहाँ तक चले गए, तो फिर आगे जो पश्चिम एशियाई देश है वहाँ पे आराम से वो जा सकते थे और उधर से आ भी सकते थे। फिर जो गंगा घाटी है उसमें उनका विस्तार था पूरा। तो गंगा घाटी में विस्तार होने के कारण वहाँ पे अन्न का उत्पादन सरप्लस हो गया। क्यों हो गया, अन्न उत्पादन अतिरिक्त हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण ये था कि यहाँ लोहे की खोज हो गई। क्या हो गया, लोहे की खोज हो गई। तो लोहे का जो है पहले युद्ध में काम में आता था, अब लोहा खेती में काम में आने लग गया। कैसे, उसके हल बनने लगे, उसके औजार बनने लगे, तो खेती करना आसान हो गया। खेती करना आसान हो गया। पहले बीजों को ऐसे फेंक फेंक के बोते थे तो वो कहीं उगते कहीं नहीं उगते, लेकिन अब लोहे के फाल से हल चलने लगे तो वो बीज है आराम से एक हड़ाई में बोते थे तो अच्छी फसल होती थी। वैसे अपने कालीबंगा में भी हलाई का उदाहरण देखे हैं, लेकिन वो कहीं कहीं है। यहाँ पे विस्तारित रूप से पूरे क्षेत्र में जो है खेती अच्छी तरीके से होने लग गई। तो इससे भी यहाँ पे क्या हुआ, लोहे का आविष्कार होने से अतिरिक्त अन्न उत्पादन हुआ। लोहे का आविष्कार कह दो या लोहे की खोज कह दो, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, आगे अपन देखते हैं युद्ध में भी गंगा घाटी में जो है वन जंगल क्षेत्र थे तो हाथी बहुत थे, तो हाथियों से लड़ाई करना आसान हो गया। तो ये कई प्रकार के जो कारण हैं वो निकल के आते हैं मगध के उत्कर्ष में। तो इस प्रकार से साथियों मगध का उत्कर्ष हुआ, जिसमें ज़्यादातर 3 वंशों का ऐतिहासिक वर्णन है और चौथा वंश जो सबसे पहले था वर्धत, वो पूर्व में ऐतिहासिक वर्णन नहीं है। साक्ष्यों में महाकाव्यों में तो थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य कम मिल रहे हैं, इसलिए कई जगह नहीं मानते और आप गहराई से देखोगे तो उसको भी मान सकते हैं। तो ये वर्धत के बाद में हर्यक के बाद में शिशुनाग के बाद में नंदवंश, और नंदवंशों को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना हुई, जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की सारे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने साथियों को शेयर तो करना ही है ताकि उनको भी कुछ मिल जावे, और आपका ऐसा ही सहयोग बना रहा तो अपन अच्छी तरीके से इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।